में, लेकिन माइक ऑन करना भूल गया। माइक ऑन ही नहीं हुआ तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, वीडियो में दिक्कत हो गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। पूरा न्यूज़ को अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि इसमें आज के न्यूज़ पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एडिटोरियल भी बहुत बढ़िया है। ये एच.एस. डोरास्वामी, मतलब जिसका 100 साल हो गया था, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, रिसेंटली ये मर गए हैं, मतलब ये अब हमारे बीच नहीं रहे। ये देवस मल्टीमीडिया जो है उसको लिक्विडेट करने की बात कर रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, इसके बारे में जाके पढ़ लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है, हो सकता है कि प्रोड्यूस में आ जाए। कौंसल जो है जनरल तांग गुसाई, ये बोल रहा है कि क्वाड जो है चाइना को टारगेट कर रहा है। मिताली बोल रहा है कि मतलब ये पोवर जो है कोच उनके साथ वर्क करेगी और बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। उसके बाद ये दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि मतलब जिस ऐसा टाइम आ चुका है कि मतलब जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है कोविड-19 वैक्सीन का, ऐसे टाइम में इंडिया में हर एक पॉलिटिशियंस, जितने भी पार्टीज हैं, सबको एज अ टीम इंडिया काम करना पड़ेगा एक साथ आकर के। एंड सेंटर कैन नॉट लीव वैक्सीन प्रोक्योरमेंट टू द स्टेट्स। स्टेट को अकेले वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए छोड़ नहीं सकता, सेंटर को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और सभी को एक साथ टीम इंडिया के जैसे काम करना पड़ेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ऑडिट करवाने वाला है कोविड रिलेटेड जितने भी डेथ्स हुए हैं, और इससे मतलब क्या होगा कि जो भी अंडर रिपोर्टेड डेथ था वो भी उसको रिपोर्ट किया जाएगा और इसके बेसिस पे सोशल सिक्योरिटी मेजर लिया जाएगा। जिसके घर में अर्निंग मेंबर्स जो था, जिसका डेथ हुआ है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो भी है, ये बोल रहा है कि मतलब ये डिमांड कर रहा है कि रामदेव के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसने अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, कि ये हेल्प मांग रहा है मिस इन्फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो फैलाया गया उसको स्टॉप करने के लिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन के अगेंस्ट और एलोपैथी के अगेंस्ट, इसलिए ये एक्शन डिमांड कर रहा है रामदेव के अगेंस्ट। ये जो भी एजिटेटिंग और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं जो कि सिंगू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ से इनका 6 मंथ कंप्लीट हो गया, इसलिए इन्होंने कल ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है। तो ये हो गया हमारा न्यूज। पैनल सेट किया गया है, जो भी मतलब स्टाउट्स को रिमूव किया जा रहा था ग्रेव्स से और जो स्कैटर्ड था घाट पे, तो वो क्यों हटाया जा रहा था, उसके पीछे मोटो क्या था, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, उसके लिए एक पैनल सेट किया गया है, जिसमें 2 मेंबर कमेटी है, जिसमें एडीएम है और एएसपी गंगापुर प्रयागराज का है। तो इसको ये इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको पनिश किया जाएगा अगर कोई उसमें गिल्टी पाया जाता है तो। और ये भी देखा जाएगा कि उनका वो स्प्राउट्स हटाने का ग्रेव्स पर से इंटेंशन क्या था। माना जा रहा है कि वो जो भी मतलब ग्रेव्स था, उसमें जो बॉडी दफनाया गया था, वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों का था, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद ये साइक्लोन यास जो है, ये अभी लैंडफॉल हो चुका है इसका ओडिशा में, और वेस्ट बंगाल में काफ़ी तबाही मचा रहा है। 4 लोग वहाँ पे मर भी गए ओडिशा में और एक वेस्ट बंगाल में, और मैनी एरियाज जो है वहाँ पे इनंडेट हो गया है, मतलब बाढ़ आ चुका है वहाँ पे। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है वहाँ पे, तो आप ये जाके देख लेना कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है, ये जो कैटेगरी है उसका विंड स्पीड कितना होता है, वैसे यहाँ पे विंड स्पीड भी मेंशन किया गया है, जो कि 130 किलोमीटर से 140 किलोमीटर पर आवर दिखाया गया है, जो कि हैवी डिस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे ओडिशा और वेस्ट बंगाल में। ये ईस्टर्न कोस्ट पे आया है। ये साइक्लोन यास जो है, ये नाम दिया गया है किसके द्वारा, इधर से ओमन के द्वारा ये नाम दिया गया है, जिसका मीनिंग है अ गुड फ्रैग्रेंस, मतलब अच्छी खुशबू, इसका मीनिंग है हिंदी में। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी, वो बोल रही है कि 1 करोड़ पीपल जो है उससे इफेक्ट हुआ है, 15 लाख पीपल जो है उसको इवैक्यूएट किया गया, वहां से हटाया गया है। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है एनडीआरएफ, इसके बारे में आप जाके गूगल पे पढ़ लेना। एनडीआरएफ और आर्मी पर्सनल को वहां पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया गया है। उड़ीसा में 128 विलेज जो है बालासोर में और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में, वो इनंडेट हो चुका है, मतलब वहां पे बाढ़ आ चुका है, सी वाटर, क्योंकि घर में घुस गया है, गांव में घुस गया है।
जिससे कि मतलब एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है वहां पे। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो भी लाइंस थे कोस्टल एरियाज में उसको अप्रूव कर दिया है, मतलब ये हैवी विंड ने और ये पानी के बहाव ने। और थैचेड हाउस मतलब कच्चा हाउस जो भी थे वो रेवेज्ड हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं वहां पे। ट्री कवर जो भी थे, हैवी हैवी ट्रीज जो थे वो अप्रूव हो चुके हैं, मतलब जड़ से उखड़ चुके हैं पानी के बहाव के कारण और विंड स्पीड के कारण। और इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टॉर्म जो है नॉर्थ ओडिशा कोस्ट को क्रॉस कर चुका है। और उसका जो नॉर्मल एस्टिमेटेड विंड स्पीड है 130 से 140 किलोमीटर पर आवर है। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जाके पढ़ लेना, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये कब फाउंड किया गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कलेक्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रीलिम्स में आ जाए। और ये बोला जा रहा है कि मतलब आईएमडी के द्वारा बोला जा रहा है कि ये साइक्लोन जो हिट किया है ईस्टर्न कोस्ट को, इसका प्रेडिक्शन ये था कि फार मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होने वाला है, जो कि फार लेस इंटेंसिटी है एज कंपेयर टू प्रेडिक्शन। अगर प्रेडिक्शन से कंपेयर किया जाता है तो मतलब इंटेंसिटी जो है कम है। और बोला जा रहा है कि ये जो मतलब साइक्लोन है एक्सपेक्टेड टू एंटर झारखंड, ये झारखंड में आ सकता है, ठीक है। और जो भी इनबैंकमेंट्स था कोस्टल एरिया में वो टूट गया है, तो यहाँ का जो अथॉरिटी है वो बोल रहा है कि मतलब जल्दी इसको रिपेयर करवाया जाएगा फिर से। उसके बाद व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो नया आईटी गाइडलाइंस जो आया है सरकार की तरफ से, जो कि मतलब व्हाट्सएप को बोल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं या जो भी कोर्ट ऑर्डर होते हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है तो ओरिजिनेटर जो होता है, फर्स्ट ओरिजिनेटर, उसको आइडेंटिफाई करो। और ये कंपलसरी होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा बोला गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, खासकर व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप का कंसर्न ये है क्योंकि इसका जो मैसेजिंग सर्विस होता है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, किसी थर्ड पार्टी को वो नहीं दिखता। तो इसका कंसर्न ये है अगर ये ऐसा करता है तो ये सिटीजन्स के राइट को वायलेट करेगा, जो कि मतलब इसने इन्वोक किया है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को, जो 2017 में दिया गया केएस पुट्टास्वामी केस में, जिसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है, जो इंश्राइंड है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसमें इंश्राइंड है राइट टू प्राइवेसी। तो अगर व्हाट्सएप ऐसा करता है तो ये इन्फ्रिंज करेगा लोगों के फंडामेंटल राइट को। और उसके बाद प्राइवेसी इज इनएक्स्ट्रिकेबली इंटरवाइंड विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। इस मतलब ऐसा अगर होता है तो गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करता है तो लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। और व्हाट्सएप अगर ऐसा नहीं दिखाता है तो ऐसे में ये लोगों को रिटेलिएशन से बचाता है और उनको मौका देता है एक्सप्रेस करने का अनपॉपुलर बट लॉफुल व्यूज। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट को वो सारा कुछ अगर डेटा दिखाया जाए कि कौन सा बंदा कौन सा न्यूज ओरिजिनेट कर रहा है, तो हो सकता है भले वो व्यूज लॉफुल हो या अनपॉपुलर हो, लेकिन गवर्नमेंट उस पर रिटेलिएट कर सकता है। रिक्वायरिंग इंटरमीडिएट्स टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर, उसको इनेबल करने के लिए बोला गया है। हाँ, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग जो है इंडिया में व्हाट्सएप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें ये इनेबल करने के लिए बोला गया है, जो कि बहुत ही डेंजरस साबित होगा और इन्वेट करेगा प्राइवेसी को, व्हाट्सएप का ऐसा कहना है। सेंटर बोलता है कि मतलब इसको फुली कंप्लाई करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने लिखा है जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं, लगभग 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जिसमें कंट्री में, उसको बोला है कि आप लोगों को फुली इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट्सएप जो है इसको चैलेंज कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि अगर ऐसा किया तो ये वायलेट करेगा सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट को। बोला है कि अनफॉर्चुनेट अटेम्प्ट है टू स्टॉप द न्यू नॉर्म्स। व्हाट्सएप लास्ट मोमेंट चैलेंज टू न्यू गाइडलाइंस इज एन अनफॉर्चुनेट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट देम कमिंग इनटू इफेक्ट। सेंटर ऐसा बोल रहा है कि मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ये है दिल्ली हाई कोर्ट जो है इसको ऑलरेडी सीज कर लिया था इस मैटर को, क्योंकि बहुत सारा ऐसा न्यूज पोर्टल है जैसे द वायर, द न्यू माइन्यूट, क्वाइंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड, फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इसका जो कंसर्न था, इनका कहना था कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू रेगुलेट डिजिटल मीडिया न्यूज या डिजिटल न्यूज मीडिया। और इनका क्लेम ये था कि मतलब ये जो
कोड ऑफ एथिक्स है नया, ये बहुत ही वेग है, ठीक है, और न्यूज पोर्टल को रेगुलेट करना चाहता है। तो ये था, ये मेजर लैब्स इन गिविंग वैक्सीन इन यूपी। उत्तर प्रदेश में क्या, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में 20 लोग जो है उनको रॉन्ग सेकंड डोज दिया गया है। 20 विलेजर जो है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उनको फर्स्ट डोज में कोविशील्ड दिया गया था, सेकंड डोज में उनको कोवैक्सीन दिया गया है। पहला एक जो रेसिडेंट है उनका नाम है राम सूरत वरुण, रेसिडेंट जो अवधाही कला विलेज के हैं। उन्होंने बोला कि वो 1 अप्रैल को कोविशील्ड लिया था, लेकिन सेकंड शॉट जो उनको दिया गया था 14 मई को, उसमें कोवैक्सीन दिया गया था। और उन्होंने कुछ चेक नहीं किया था, आशा वर्कर वहां पे अवेलेबल नहीं थी, और ये मतलब अफ्रेड है, मतलब डरे हुए हैं कि इसका पॉसिबल कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरे रेसिडेंट जो हैं राधेश्याम शुक्ला 61 साल के हैं, वो वहीं के विलेजर हैं। इन्होंने बोला कि इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये एनसीएस थे बहुत दिनों तक, और बोल रहे हैं कि ये सारा एक्ट जो है एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है ठीक से। और चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है सिद्धार्थनगर का, वो बोल रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जो ऐसा नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं। ये कोविड रिलेटेड न्यूज है, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है, इसको आप जाके खुद से पढ़ सकते हो, तो आप इसको खुद से पढ़ लेना। तो लगभग फर्स्ट पेज पे जितने ही इम्पोर्टेंट न्यूज थे मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम दूसरे पेज पे मूव करेंगे। हाँ, मोर फिस्कल सपोर्ट इम्पेरेटिव, ये उदय कोटक जो है ये बोल रहे हैं कि मतलब इंडिया में ये पैंडेमिक वाला सिचुएशन जो आया है, इस टाइम में इंडियाज इकोनॉमी अर्जेंटली नीड्स, मतलब बहुत ही अर्जेंट नीड है कि मतलब फिस्कल स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाए गवर्नमेंट के साइड से, बिजनेस हाउसेस जितने भी हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो लोग मतलब हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स पैंडेमिक से बुरी तरह से हिट हुए हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि मतलब ये जो होना चाहिए वेरी स्पेसिफाइड मैनर में होना चाहिए, वेल डिफाइंड सेगमेंट्स होना चाहिए इकोनॉमी का जिसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना है। खास करके इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड को भी मतलब स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि किसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना है। बोला जा रहा है गवर्नमेंट का जो बजट था वो बहुत ही कंजर्वेटिव रेवेन्यू उसमें दिखाया गया था 21-22 के लिए, टारगेट के अकॉर्डिंग जो अभी होना चाहिए ऐसे सिचुएशन को देखते हुए। तो बोला जा रहा है एट अ टाइम ऑफ पैंडेमिक वी नीड टू सपोर्ट द इकोनॉमी टू एटलीस्ट अ बेस लेवल तक जाके कम से कम इकोनॉमी को सपोर्ट करने की जरूरत है। लेट्स मूव टू अनदर पेज। तो यहाँ पे एक न्यूज है, ये इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ठीक से ये दिखे। यस, न्यूज है इनॉक्यूलेट मतलब वैक्सीनेट मतलब टीका लगाओ प्रेग्नेंट वुमेन। ये महिला कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला है कि दिल्ली में भी सेम मॉडल फॉलो करना चाहिए जिसको कि मुंबई ने फॉलो किया है। मतलब कि जितने भी पहले तो लैक्टेटिंग मदर्स जितने भी थे और प्रेग्नेंट वुमेन उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो मुंबई में क्या किया कि वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और जितने भी लैक्टेटिंग मदर्स थे और प्रेग्नेंट वुमेन उनको वैक्सीनेट किया गया। तो दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस बोल रहा है कि मतलब सेम टू सेम मॉडल दिल्ली में भी फॉलो करना चाहिए और जितने भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं और प्रेग्नेंट वुमेन उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। तो ये था बस इसके बारे में। उसके बाद लेट्स मूव टू अनदर पेज। अब कोई न्यूज शायद ना हो, है एक असम स्पेसिफिक ये न्यूज है। असम में एक सेपरेट डिपार्टमेंट तैयार किया गया है। असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, वेडनेसडे को एक वेलफेयर डिपार्टमेंट तैयार किया है, वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा, ये उस इश्यूज से डील करेगा जो 4 डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इश्यूज है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंडर जो आता है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट तैयार किया गया आसाम में जिसको डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन भी बोला गया है। तो ये मतलब आसाम स्पेसिफिक न्यूज है। आसाम के लोगों को जो कि पीएससी देने वाले हैं उनको ये खास करके याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज ये लक्षद्वीप को लेकर के है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये न्यूज है लक्षद्वीप एक्सपर्ट, यार ये क्या हुआ? वेट अ सेकंड, माइक। लक्षद्वीप के मतलब कि जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है कि हेलो, हाँ, लक्षद्वीप के जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट अर्ज केरला गवर्नमेंट टू इंटरवीन, केरला गवर्नमेंट को बोला जा रहा है इंटरवीन करने के लिए। इम्प्लीमेंट चेंजेस ओनली आफ्टर कंसल्टेशन, बोला जा रहा है कि मतलब जो भी चेंज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो कंसल्ट करने के बाद, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद ही किया जाना चाहिए। बोला जा रहा है कि सोशल और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट और इकोलॉजिस्ट, जोग्राफर्स जितने भी हैं उन्होंने अपील किया है केरला के गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान को, इंटरवीन करने के लिए जो भी अभी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लक्षद्वीप में, और उसको रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रफुल्ल पटेल, जिसको अक्यूज ठहरा गया था, जो कि यूनिलैटरली जो वहां पे अल्कोहल यूज पे रिस्ट्रिक्शन था उसको लिफ्ट कर दिया इन्होंने, और बीफ जो था, बीफ प्रोडक्ट वहां पे उसको बैन किया है, ठीक है। और फिशरमैन्स का जितना भी शेड था जिससे उनका लाइवलीहुड चलता था उसको डिमोलिश किया गया कोस्टल एरियाज में, और बोला गया है कि कोस्टल गार्ड एक्ट जो था उसको वायलेट किया गया है। तो कोस्टल गार्ड एक्ट के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है बहुत इजीली पुलिस में, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो एक बार जाके पढ़ लेना। बोला जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है बीइंग प्लान, इसका एक लॉन्ग विजन होना चाहिए और रीजनल नीड बेस्ड कंसल्टेटिव अप्रोच फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटर को। ये गवर्नर को लिखा गया है लेटर में। उसके बाद ये सिग्नेटरीज का नाम लिखा हुआ है, ये सब आप खुद से देख लेना किसका किसका नाम है, वो नाम जान के भी कोई फायदा नहीं है। लेट्स मूव टू अनदर पेज। अब शायद डायरेक्ट एडिटोरियल डिस्कस करने हैं। ये पहला एडिटोरियल है जो कि वल्नरेबल सेक्शन जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। जो 18 से 44 एज ग्रुप में है उसमें भी जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करके उनको वैक्सीन देने की बात किया जा रहा है। उसके बाद ये नीचे वाला आर्टिकल जो है ये लक्षद्वीप स्पेसिफिक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में भी देख लेंगे। ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो नेपाल में, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ये हिंदुत्व के बारे में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। ये जीएसटी काउंसिल के बारे में, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। ये कल्चर स्पेसिफिक न्यूज है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूरल इकोनॉमी के बारे में है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक डेटा, मतलब ये कार्टून है, कार्टून में दिखाया जा रहा है कि मोदी जी 8वां साल में एंटर करने वाले हैं। ये अमित शाह जी इनको गड्डी पे बिठा के ले आ रहे हैं 8वां साल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एडिटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि ये क्लियरली दिखे। हाँ, नेचुरली सिलेक्शन बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए वल्नरेबल सेक्शन जो है वैक्सीनेट करने के लिए 18+ ग्रुप में जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। बोला जा रहा है कि मतलब though the ideal distant at this stage is to achieve vaccination of the entire population or enough to create herd immunity। मतलब आइडियल स्टेज यही है कि पूरे पॉपुलेशन को, इंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना बहुत ही जरूरी है हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। बट सप्लाई कंसिडरेशन को देखते हुए ये बहुत ही नेसेसरी है कि इसमें भी वैसे ग्रुप को प्रायोरिटाइज करें जो मोर वल्नरेबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। स्टडी किया गया है जो शो करता है कि यहाँ पे एक इनवर्स कोरिलेशन है वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बीच। तमिलनाडु में देखा गया है कि 60 साल वाले जितने भी लोग थे सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड कम डाउन, मतलब उनका जो इन्फेक्शन रेट है सेकेंड वेव के टाइम में कम गया है 7%, और दूसरे एज ग्रुप वालों का जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, इन्फेक्शन रेट।
गवर्नमेंट ओपनिंग द वैक्सीनेशन सेंटर फॉर एडल्ट, मतलब एडल्ट को भी अलाउ कर दिया है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि वहां पे सम लाइन ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड द सोसाइटल रोल, मतलब सोसाइटी में उनका रोल क्या है, वो कितने वल्नरेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रायोरिटी लिस्ट तैयार होना चाहिए। जैसे कि हम नीचे देखते हैं, प्रायोरिटी अमंग द पीपल इन द सर्विसेज सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जो है उनको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। और जो कि मतलब ऐसे जॉब्स में है जिनका डेली इंटरेक्शन होता है मल्टीपल पीपल के साथ, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। जैसे कि बैंक स्टाफ हो गया, डिलीवरी एजेंट्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ हो गया, स्टोर वर्कर हो गया, वेंडर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, ये जितने लोग हैं इनका डेली जो है बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो इनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जैसे कि स्टेट ने स्टार्ट कर दिया 18+ को वैक्सीनेट करना, ये बोला जा रहा है कि बहुत ही प्रूडेंट होगा, मतलब बहुत ही बुद्धिमानी होगा कि प्रायोरिटी लिस्ट तैयार किया जाए 18 से 44 साल के एज ग्रुप वाले पीपल का भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया गया है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव डन, ये तीनों स्टेट ने किया है जो कि साउथ इंडियन स्टेट है। केरला ने प्रायोरिटाइज किया है वैसे लोगों को जो ऑलरेडी जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जो बीमार हैं किसी न किसी वजह से, और जो जिसको डिसेबिलिटीज है किसी तरह का, और इस तरह का 43 कैटेगरी को तैयार किया है जो कि फील्ड स्टाफ है वेरियस डिपार्टमेंट का। कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी वैसे ही तैयार किया है 18 कैटेगरी को प्रायोरिटी लिस्ट में 18+ एज ग्रुप का, जिसमें कि बैंक वर्कर्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर आ जाते हैं। तमिलनाडु ने भी तैयार किया है ब्रॉड लिस्ट ऐसे कैटेगरी का, जिसमें डिसेबल्ड है, वेंडर्स हैं, ई कॉमर्स स्टाफ है, फार्मेसी एंड ग्रोसरी स्टोर स्टाफ है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो है स्कूल और कॉलेज टीचर्स है, और मीडिया पर्संस। उसके बाद बोला जा रहा है कि हर एक स्टेट जो है वो अपने लोकल नीड और लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लिस्ट तैयार कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन फिर से इम्पोज कर दिया है, तो ट्रांसमिशन रेट जो है कोविड-19 का वो रिड्यूस हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो है हेल्थ केयर रिसोर्सेस और वर्कर्स हैं उनको एक ब्रेक मिलेगा। लेकिन वे अहेड जो है वो वैक्सीनेशन है, और यही हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, और प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। और जैसे ही वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन सप्लाई बढ़ जाता है, तो वहां पे ऐसा होना चाहिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। और तब तक के लिए गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि इंश्योर करना चाहिए इक्विटेबल कवरेज, मतलब जिसको ज्यादा जरूरत है, अभी जो बीमार हैं या जो बूढ़े हैं, जो मोर वल्नरेबल हैं, उनको ये प्रोवाइड करना चाहिए इस टाइम में जब भी कि एक्यूट शॉर्टेज है वैक्सीन का। और जो पीपल एट दी हाई रिस्क एंड कैरी अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि मतलब एक बार अगर उनको अगर इन्फेक्शन लग गया तो ट्रांसमिशन रेट बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि उनका इंटरेक्शन मल्टीपल पीपल के साथ डेली होता है, तो उनको पहले दिया जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी गया है बिकॉज ऑफ सीयर नंबर ऑफ पीपल दे इंटरेक्ट विद डेली। तो ये हमारा एक एडिटोरियल था। नेक्स्ट एडिटोरियल ये लक्षद्वीप स्पेसिफिक है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बोल रहा है इम्पेरियस मिसस्टेप्स लिया गया है, जो कि स्टेप सही नहीं है। सेंटर बोला जा रहा है कि सेंटर को जो है लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल, उनको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्लान है इल कंसीडर ठीक तरीके से तैयार नहीं किया गया है। लक्षद्वीप बोला जा रहा है कि एक आर्की पेलागो वो होता है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है और चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है। बोला जा रहा है आर्की पेलागो जो है अरेबियन सी में है, और 36 आइलैंड वहां पे है, 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी बोला जाता है कि मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लंबा हाथ है, लॉन्ग आर्म, बट ऐसा दिख नहीं रहा है आज के टाइम पे। प्रफुल्ल के पटेल जो है कि एक बीजेपी पॉलिटिशियन है गुजरात से, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है दिसंबर में, जो कि वहां के लैंडस्केप को चेंज करने वाले हैं ऐसा देखा जा रहा है, और लोगों के मतलब आइलैंडर्स के लाइव्स को अस्त व्यस्त करने वाले हैं। द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, हाँ, जो कि एक स्वीपिंग पावर देता है एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रफुल्ल पटेल को,
वहां के लैंड पे कब्जा करने के लिए और फोर्सिबली वहां के जो पीपल हैं उस लैंड पे उसको रीलोकेट करने के लिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, अगर रजिस्ट करता है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को, तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट का वहां पे मतलब रूल है। इन अदर मेजर प्रपोज्ड और इम्प्लीमेंटेड द कंजम्पशन, मतलब और जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें ये भी है कि मतलब कंजम्पशन ऑफ बीफ जो था वहां पे और सेल जो था उसका उस पे बैन लगाया गया है। क्यों, ये एक बहुत ही मतलब पार्ट था उनका फूड हैबिट्स का वहां पे बहुत लोगों का। और कोई अगर बीफ को बेचता है या खाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया जिसमें 7 साल का प्रिजन हो सकता है, जेल हो सकता है। और जिसको 2 बच्चे हैं वो पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता वहां पे। तो ये सोचने वाली बात है। एनीवन कुड बी हेल्ड इन प्रिजन विदाउट रीजन। हाँ, एक गुंडा एक्ट लाया गया है वहां पे, तो सोचने वाली बात है जहां पे इतना कम क्राइम रेट है वहां पे गुंडा एक्ट लाके किसी को भी 1 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है बिना किसी रीजन दिए हुए। वहां पे जो लाइवलीहुड चलता है फिशिंग कम्युनिटी का, फिशिंग करके ही चलता है, तो उनका जो सेट था कोस्ट लाइंस पे उसको डिमोलिश किया गया है क्योंकि बोला जा रहा है कि उन्होंने वायलेट किया कोस्टल गार्ड एक्ट को। तो कोस्टल गार्ड एक्ट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है ये प्रीलिम्स में आ जाए। ज्योग्राफी और इकोलॉजी वगैरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक बन सकता है। बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट जो यहाँ पे आ रहा है ये प्रॉमिस नहीं किया गया है बल्कि एक सीरियस थ्रेट है वहां के लोगों को, लक्षद्वीप के लोगों के लिए और वहां के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए। और ये भी बोल रहा है कि जो पटेल जी हैं ये स्ट्रेंजर नहीं है, इनको लोग जानते पहचानते हैं क्योंकि मुंबई पुलिस जो है इनको मतलब एक्यूज ठहराया है जो कि मोहन डेलकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन डेलकर जो है 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दादरा एंड नगर हवेली के, उन्होंने सुसाइड किया है। उनके सुसाइड नोट में इनका नाम मेंशन किया गया था, तो इसलिए मुंबई पुलिस ने इनको अक्यूज ठहराया। इसलिए बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं है, बहुत लोग इनको जानते हैं। और बोला जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल है, ठीक है। और यहाँ पे आर्बिट्रेरी मैनर में मेजर को लिया जा रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मतलब जो भी यहाँ पे एक्ट लिया जा रहा है, जो भी यहाँ पे मेजर लिया जा रहा है, ये मोटिवेटेड कॉमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर के। और एंड द लैंड दैट इनहैबिटेंट्स आर फोर्स्ड टू पार्ट विद क्लाउड टू ट्रांसफर, मतलब बोला जा रहा है कि जो इनहैबिटेंट से लैंड छीना जा रहा है वो ट्रांसफर किया जा सकता है आउटसाइडर को जो वहां से नहीं है। तो बोला जा रहा है ये इल एडवाइज्ड पॉलिटिकल प्लान है डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए आइलैंड नेशन के, तो इसको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए। वहां के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेटर उनका सुन नहीं रहे हैं, वो अपने प्लान को ही इंसिस्ट कर रहे हैं। राज्यसभा मेंबर जो है केरला का केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस से आता है, इलामरम करीम जो कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से आते हैं, उन्होंने सेपरेटली अर्ज किया है प्रेसिडेंट से कि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुला लिया जाए। बोला जाए कि रैशनल जो है यूनियन टेरिटरी बनाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का, वहाँ के जो यूनिक कल्चर और हिस्टोरिकल सिचुएशंस हैं और वहाँ का जो इनहैबिटेंट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदौलत सेंटर को एक लाइसेंस मिल गया है उनके लोकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का, इसलिए सेंटर को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को वापस से बुला लेना चाहिए और उनके लाइवलीहुड को रीस्टोर करना चाहिए जो भी वहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं। उसके बाद लेट्स मूव टू अनदर एडिटोरियल। तो दूसरा एडिटोरियल ये हमारा नेपाल के बारे में, जो वहाँ पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल बोला है कि नेपाल में बहुत अनसर्टेनिटी बना हुआ है और इंडिया को बोला जा रहा है एक्टिवली इंगेज रहना चाहिए वहाँ के पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ। क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ एक्टिवली इंगेज रहना चाहिए। उसके बाद ये जो है राकेश सूद जी इन्होंने लिखा है, बोला है कि नेपाल जो है दूसरे फेज में अनसर्टेनिटी के फेज में एंटर कर गया है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी है जिसने डिसॉल्व किया है वहाँ के लोअर हाउस को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी जिसको बोला जाता है, फ्राइडे को रात में। और ये सजेशन किसने दिया था? प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने, पार्टीशन मैनर में।
कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिगार्ड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराया गया बस ये रीअश्योर करने के लिए कि केपी शर्मा जो ओली है फिर से वहां पे पावर में बने रहेंगे डेडलियर कोविड-19 वेव होने के बावजूद। लेकिन यार ये तो इंडिया में करवाया गया था, रिसेंटली बहुत सारे असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, मतलब ऐसे ऐसे स्टेट में करवाए गए जहाँ पे कोविड वेव जो बहुत ही भयंकर था, तीव्र था। उसके बाद बोला जा रहा है ओलीज अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बोला जा रहा है। ये पावर में आया 2017 में इलेक्शन होने के बाद। ये द फर्स्ट अंडरटेकन इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नेपाल में फर्स्ट ऐसा इलेक्शन था। 2015 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हाँ, यहाँ पे मतलब ये बहुत ही मेजोरिटी से जीते थे केपी शर्मा ओली। उसके बाद ये अलायंस के साथ मर्ज होकर इन्होंने तैयार किया नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अभी बोला जा रहा है कि इंडिया के साथ जिसका रिलेशन है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। पहले तो दिल्ली मतलब बहुत ही मतलब वो था, रिफ्रेन कर रहा था नेपाल से इंगेज करने के लिए, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि मतलब न्यू दिल्ली वाज विलिंग टू ओवरकम इट्स रिजर्वेशन, जो भी इसका रिजर्वेशन था वो खत्म करने जा रहे हैं और इंगेज करने जा रहे हैं नेपाल के साथ और केपी शर्मा ओली के साथ। केपी शर्मा ओली ने बीच में बोला था कि इंडियन वायरस इज मोर लीथल देन दी चाइनीज वायरस, तो ये बीच बीच में ऐसे भड़कावादी बात बोलते ही रहते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि इनका जो टेंडेंसी है बहुत ही ऑटोक्रेटिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक नहीं है। और बोला जा रहा है कि ये जो को चेयर्स थे इनके साथ चेयर को शेयर करने वाले वो अब इर्कसम हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया केपी शर्मा ओली के लिए। और वहां पे डिमांड है 1 पर्सन 1 पोस्ट पॉलिसी का। उसके बाद ओली ने क्या किया था 2019 में, डिस्ट्रैक्ट किया था, लोगों का ध्यान भड़काया था वहां के इस क्राइसिस से, काला पानी बाउंड्री इशू को लेकर के। इंडिया ने भी नया मैप इशू किया था उस टाइम पे, जम्मू कश्मीर का टेरिटरी का डिवीजन हुआ था उस टाइम पे। वेट अ सेकंड, हाँ, जम्मू कश्मीर के टेरिटरी का डिवीजन हुआ था उस टाइम पे और लद्दाख का। बोला जा रहा है कि 98% जो इंडिया नेपाल का बाउंड्री था वो डिमार्केट हो चुका था, बस 2 रह करके सोस्ता और काला पानी का वो पेंडिंग रह गया था। बोला जा रहा है कि नया जो इंडियन मैप था वो इफेक्ट नहीं किया इंडिया नेपाल बाउंड्री को किसी भी तरीके से मेटेरियल। ये केपी शर्मा ओली के लिए एक अपॉर्चुनिटी था जो वहां पे मतलब क्राइसिस था उसको हाइड करने के लिए, इसलिए उन्होंने एक्सपेंड किया काला पानी एरिया डिस्प्यूट को, जो कि मतलब कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 60 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि नॉर्थ वेस्ट टिप ऑफ उत्तराखंड से शुरू होता है और चाइना से। और वो डिमांड कर रहे थे उसको रिस्टोर करने का, एडिशनल 335 स्क्वायर किलोमीटर 335 स्क्वायर किलोमीटर को वो अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लेते। ये बाउंड्री फिक्स किया गया था 1816 में ब्रिटिश के द्वारा। उस टाइम ट्रीटी ऑफ सुगौली भी साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ सुगौली बीच में न्यूज में बहुत ज्यादा था, तो मतलब ऐसा, एक मिनट, ट्रीटी ऑफ सुगौली पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इंडिया इनहेरिटेड दिस एरिया, इंडिया को ये एरिया मिला 1947 में, जिसपे पहले अर्स्टवाइल ब्रिटिश का कंट्रोल था। उसके बाद मई 20 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था 75 किलोमीटर लॉन्ग रूट रोड जो था जो काला पानी से कैलाश मानसरोवर को पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए लिंक करता था। उस टाइम भी एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी उसने केपी शर्मा ओली ने भड़काया था लोगों को, एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को वो करके लोगों के बीच ला करके। उसके बाद न्यू मैप ऑफ नेपाल इंडोर्स बाय द हाउस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, न्यू मैप जो नेपाल के द्वारा इशू किया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था वहां पे उस टाइम पे, उसको सैंक्टिफाई करने के लिए, जिसके कारण उस टाइम जो है वाइल दिस डिड नॉट अल्टर द, ये इसके वजह से मतलब उस टाइम के सिचुएशन में ग्राउंड लेवल पे कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ था। और ये शॉर्ट रिप्रिप था, जो भी उस टाइम पे दिक्कत आया था ये शॉर्ट रिप्रिप था। बाद में
ओली का मतलब वही रह गया, इसको जो प्रॉब्लम फेस करना था वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो डिस्ट्रैक्ट किया था लोगों को, बट फिर से वो प्रॉब्लम अभी इसको फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने यूनानिमसली ऑर्डर दिया है हाउस को फिर से रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, जिसको अभी रिसेंटली वहां पे डिसॉल्व किया गया था। तो पॉलिटिक्स से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, मेन मुद्दा से हमारा जरूरत है। दूसरे देश के पॉलिटिक्स में घुसने का तो कोई जरूरत नहीं, पॉलिटिक्स से कोई न्यूज नहीं होती, इसलिए आप भी पॉलिटिक्स से दूर रहें। वैसे कोई भी न्यूज नहीं पढ़ें जो मतलब बिल्कुल ही पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। उसके बाद ये बोला जा रहा है इट इज क्लियर दैट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मतलब बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो है वो रहेगा ही रहेगा। हाँ, इंडिया जो ट्रेडिशनली सपोर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को नेपाल में, और इस टाइम पे भी इसको एक्टिव रहना बहुत ही जरूरत है, और सभी पॉलिटिकल एक्टर्स वहां पे जितने भी हैं उनके साथ इंगेज रहना बहुत ही जरूरत है। बस ये एडिटोरियल इतना ही था। उसके बाद हम मूव करते हैं दूसरे एडिटोरियल पे। जिसमें एक मिनट देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है एडिटोरियल। एक तो जीएसटी काउंसिल का, एक आर्ट एंड कल्चर का है, और एक ये रूरल इकोनॉमी के बारे में है। तो हम सबसे पहले रूरल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है टैकलिंग रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे एक बहुत ही अर्जेंट नीड है कि मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है और मनरेगा जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और बोला जा रहा है कि जैसे कि अभी बहुत सारे स्टेट लॉकडाउन, बहुत सारे स्टेट्स जो लॉकडाउन लगा चुका है, और इसका सीवियर इम्प्लीकेशन हो सकता है इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर। और यहाँ पे एडिक्वेट एविडेंस भी बोला जा रहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है और रूरल पुअर जो है वो फेस कर रहे हैं ग्रेट डिस्ट्रेस। लास्ट एक साल से वो जो माइग्रेंट वर्कर हैं रूरल पुअर जो हैं वो एक साल से बहुत ही भयंकर डिस्ट्रेस वो फेस कर रहे हैं, और ये इंटेंसिफाई ही होने वाला है फर्दर, क्योंकि अभी जो ये पैंडेमिक है जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए बोल रहा है कि मतलब ये इंटेंसिफाई होने वाला है आगे जाकर के। बोला जाए 1 महीने पहले राइट टू फूड कैंपेन एंड द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज पब्लिश्ड, जिसने पब्लिश किया था हंगर वॉच। ये याद रखना किसने पब्लिश किया था हंगर वॉच में, क्या ये किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है, इसने कंपेयर किया था कि प्री लॉकडाउन सिचुएशन लास्ट ईयर टू द सिचुएशन इन अक्टूबर 2020 टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन से पहले और 2020 में अक्टूबर में जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम की सिचुएशन को ये कंपेयर कर रहा है एक्सेस करने के लिए लॉकडाउन नेशन वाइड जो हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सर्वे में बोला गया है कि 4000 रिस्पोंडेंट थे 11 स्टेट्स में से, जिसने अपनी लाइफ और लाइवलीहुड अनसर्टेनिटीज को एक्सपोज किया है। और ये जो पीपल है वो बिलोंग करते हैं लो इनकम कैटेगरी से और इनफॉर्मल सेक्टर से। तो इन्होंने बोला है कि अक्टूबर 2020 में 27% जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने बोला है कि उनके पास कोई इनकम नहीं था। 40% जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने बोला है कि उनका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी था फूड का वो बहुत ही वर्स हो चुका है। और 46% जो रिस्पोंडेंट्स थे 46% जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने बोला है कि मतलब वो उन्होंने एक टाइम का खाना स्किप कर दिया है, बस वो एक टाइम ही खाते हैं ऐसा। यार ये क्या दिक्कत है? एक टाइम ही खाते हैं। उसके बाद बोला जाए कि अगेन फिर से माइग्रेंट वर्कर जितने भी इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वो वल्नरेबल हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई काम नहीं है, उनके पास फूड का शॉर्टेज है, उनके पास कैश नहीं है। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि मैनी ऑफ देम अगेन हेडेड टू देयर विलेजेस, वापस से विलेज जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब स्टैंडर्ड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मतलब अलग अलग जगह पे वो फंस चुके हैं अभी लॉकडाउन के कारण।
और उसके बाद ये स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क है, जो कि इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो हेल्प कर रहा है डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट वर्कर का लास्ट ईयर से, हाँ, जो वर्कर के पास जाके उनको एसेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। और उनके अकॉर्डिंग 81% पीपल जो हैं, 81% पीपल जो हैं रीच्ड आउट ऑफ सेट दैट वर्क हैड मोस्टली स्टॉप। उनका 81% पीपल का जो है काम जो है बिल्कुल ही रुक चुका है लास्ट अप्रैल 2021 से। और 76% जो वर्कर्स हैं उनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना कैश है, और उनको इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। उसके बाद बोला इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अर्जेंट नीड है पीडीएस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको भी स्ट्रेंथन करने का मतलब अर्जेंट नीड है। गवर्नमेंट ने जैसा अभी अनाउंस किया है 5 kg फूड इंडिविजुअल्स को, जो कि बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जो कि लिस्टेड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, 2 महीने के लिए दिया जाएगा, मई और जून के लिए, 2021 के लिए। तो बोला जा रहा है कि इसको पीडीएस को एक्सपेंड करने का जरूरत है और उनको भी इसमें कवर करने का जरूरत है, जो कि इमीडिएटली इंक्लूड करने का जरूरत है, जो कि एलिजिबल हाउस होल्ड है। और बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 100 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, क्योंकि ये जो मतलब ये डेटा उठा रहे हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उठा रहे हैं, जिसकी वजह से 100 मिलियन पीपल इसमें छूट जा रहे हैं, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीडीएस के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में स्टडी पोर्शन में जाकर पढ़ना। और बोला जा रहा है कि सेंटर को जो है एक्सटेंड करना चाहिए फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम कम से कम 1 साल के लिए, ये लिमिट नहीं करना चाहिए बस 2 महीने के लिए, क्योंकि ये क्राइसिस जो है लंबे टाइम तक जाने वाला है। और ये भी बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर जो है इंडिया ने प्रोक्योर किया है बहुत ही मतलब ज्यादा राइस और व्हीट मंडी से, तो टोटल प्रोक्योरमेंट जो है करंट रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है, जो कि पीडीएस में आसानी से लोगों को प्रोवाइड कर सकता है फ्री फूड ग्रेन। उसके बाद इनएडिक्वेट प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है कि सेंटर अलोकेट किया है 73,000 करोड़ 21-22 के लिए मनरेगा के लिए, और जिसमें ये भी नोटिफाई किया है कि एनुअल जो इंक्रीमेंट होना चाहिए इसमें 4% होना चाहिए वेज में। तो बोला जा रहा है कि ये जो प्रोविजन है इनएडिक्वेट है करंट रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए ग्राउंड लेवल पे। और अभी जो सेंट्रल एलोकेशन ऑफ मनरेगा है ये 38,500 करोड़ है, लेस देन लास्ट ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट, लास्ट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट से बहुत ही कम है। बोला जा रहा है कि 7.56 करोड़ हाउस होल्ड जो है वर्कड इन मनरेगा इन 2021 में काम किया था, 7.56 लाख करोड़ वर्कर 7.56 करोड़ हाउस होल्ड काम किया था। बोल रहा है कि अगर 1 करोड़ भी इसमें से मतलब छोड़ देता है, काम नहीं करता है, फिर भी जो है 6.5 करोड़ फैमिलीज अभी भी काम करने वाला है, और उनको कम से कम 75 से 80 दिन का काम दिया जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए, गिवन दी करंट स्केल ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को देखते हुए। अगर इस रैशनल को देखा जाए तो करंट रेट क्या है उनका वेज का 268 रुपए पर डे पर पर्सन। एटलीस्ट 1.3 लाख करोड़ विल हैव टू बी बजटेड, इतना बजट होना चाहिए कम से कम। अगर ये सारा कैलकुलेट करते हैं 6.5 करोड़ फैमिलीज एंड 268 रुपीज पर डे पर पर्सन, तो 1.3 लाख करोड़ विल हैव टू बी बजटेड। तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए, फिर से ध्यान देना चाहिए। और ये सिर्फ 4% इंक्रीज वेज में काम नहीं करने वाला है सिचुएशन को देखते हुए, इसमें कम से कम 10% इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज होता है तो एडिशनल 10,000 करोड़ चाहिए, और टोटल इसमें जो चाहिए फिर 1.4 लाख करोड़ का रिक्वायरमेंट होगा अनइंटरप्टेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो है अभी हंगर को फेस कर रहा है, और कैश क्रंच भी, उनके पास कैश का शॉर्टेज है, कैश नहीं उनके पास, और सिचुएशन है जो मतलब बहुत ही मतलब डायर हो चुका है, भयंकर हो चुका है पेंडेमिक के टाइम में, और ये बढ़ने ही वाला है।
देयरफॉर इसलिए बोला जाए कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए फूड और वर्क को, काम और खाना, ये दोनों चीज जो है इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसके लिए पॉलिसी बनाना चाहिए राइट अवे जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो ये था एक एडिटोरियल। उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ये लिखा है वैष्णा रॉय ने। इन्होंने बोला है कि एक कल्चरल मैपिंग प्रोजेक्ट जो प्रपोज किया था 2015 में, ये अभी डेड हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियल पोस्टिंग जो था कि इंडिया बीइंग, एक सेकेंड, क्या हो जाता है यार, ऑफिशियल पोस्टिंग जो किया गया था कि मतलब इंडिया बीइंग अ कल्चरल पावर हाउस रैपिडली, मतलब ऐसा बोला गया था कि इंडिया कल्चरल पावर हाउस बनने वाला है, ये बहुत ही जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गया। अगर आप फैक्ट्स को एग्जामाइन करते हैं तो ऑनलाइन रिसोर्स जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ऑनलाइन रिसोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर, साहपीडिया जो है यहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्स मिल जाता है आर्ट एंड कल्चर का। ये मतलब आउट ऑफ recently ran the budgeted members of the Ministry of Culture and the figures are appealing, मतलब इसको बहुत ही कम बजट मिला, फिगर्स जो है बहुत ही भयावह है। एंड while allocations for culture have been marginal, कल्चर के लिए जो एलोकेट किया गया है फंड वो बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही कम है लास्ट डिकेड से अगर देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो। और ये और भी ज्यादा 5 सालों में डिक्लाइन हो चुका है। ये मेयर 0.07%, अगर 21-22 का बजट देखा जाए तो कल्चर के लिए 0.07 बस बजट अलोकेट किया गया है। 21-22 का देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए बजट 2688 करोड़ है, 2688 करोड़ विद अनदर 4 करोड़ जो है अक्रूइंग फ्रॉम इनडायरेक्ट एलोकेशन, इनडायरेक्टली 4 करोड़ भी मिल रहा है। अगर ये बोल रही है वल्गर, अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो एक राफेल जेट जो है वो 1670 करोड़ का है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को सिर्फ 2688 करोड़ दिया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि एनुअल बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए है बहुत ही कम है। 70 ऑड म्यूजियम बोल रहा है कि मतलब सो द एनुअल बजट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विच रन्स 3 एकेडमीज, जो कि 3 एकेडमी को रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जैसे कि 70 ओल्ड म्यूजियम्स, 70 ओल्ड म्यूजियम को ये रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 3 नेशनल गैलरी को रन कर रहा है, सेवरल नेशनल लाइब्रेरीज को, आर्काइव्स को रन कर रहा है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन को रन कर रहा है, उस साइज का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड कलाक्षेत्र जैसे इंस्टीट्यूशन को मतलब रन कर रहा है, जोनल कल्चरल सेंटर को रन कर रहा है, और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहा है। तो ये सब मिला के 1.5 राफेल का जितना मतलब कॉस्ट होता है उतना इसको मतलब फंड एलोकेट किया गया है। मतलब बोल रही है कि जब पेंडेमिक लास्ट ईयर हिट किया आर्टिस्ट को और आर्टिजन्स को, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने स्लैश कर दिया था, घटा दिया था फंडिंग कल्चर मिनिस्टर जो है उनके लिए 21% घटा दिया था। कॉन्ट्रास्ट दिस टू कंट्रीज लाइक चाइना, अगर इससे कॉन्ट्रास्ट दिया जाए, कंपेयर किया जाए चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूके में इन एलोकेशन जो है और भी ज्यादा मतलब बढ़ा दिया गया है, और $1 बिलियन रिलीफ पैकेज भी इसके अलावा अनाउंस किया गया है इन सारी कंट्रीज में। और एडिशनली द गवर्नमेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन प्ले मतलब ये अब मतलब मर चुका है कल्चरल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं गवर्नमेंट्स का, क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो है बहुत ज्यादा है, 30 to 70% इसमें वैकेंसी है, और लैक ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर है, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है वहां पे, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी कमी है। दिस मीन्स फंड यूजेस उसके कारण जो है अवेलेबिलिटी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी, ट्रेंड मैन पावर का अवेलेबिलिटी नहीं रहने के कारण जो है इसका जो फंड है वो भी इल यूज है, ठीक से यूज नहीं किया जा रहा है और इल प्लान्ड भी है। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट मैपिंग कैन डू,
बोल रहा है कि जो ये केओस है, ये उथल पुथल मचा पड़ा है, ये क्यों है? क्योंकि वहां पे एब्सेंस है कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप का। कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप होना बहुत जरूरी है इस केओस को दूर करने के लिए, क्योंकि वो ज्योग्राफी को चार्ट करेगा, आर्टिस्ट को चार्ट करेगा, रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन को उस पर दिखाएगा, एंड वी विल फाइंड द गैप्स एंड इंश्योर ऑप्टिमल फंड यूटिलाइजेशन। और वो ऑप्टिमल से ऑप्टिमल फंड को यूटिलाइज करेगा अगर कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप तैयार करते हैं तो। लेकिन मिशन जो है तैयार किया है 3000 करोड़ का आउटले, और जो कि अप्रूव नहीं हुआ 2017 तक, और 2018-19 और 19-20 को अगर देखें तो सिर्फ 42.78 करोड़ अलोकेट किया गया था, जो कि जिसमें से 1.17 करोड़ ही यूटिलाइज किया गया। एक्सरसाइज बिगिन होने वाला, शुरू होने वाला था आर्टिस्ट का ब्लॉक लेवल पे, बट ये रोक दिया गया एज देयर वाज नो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बोला कि गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया क्योंकि वहां पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये बोल रही है कि ये बहुत ही आयरॉनिक है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि द गवर्नमेंट के पास हर एक चीज इन चीजों के लिए जब ऐप है तो ये आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों नहीं था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि व्हाट कैन मैपिंग डू, मैपिंग क्या कर सकता है? एटलीस्ट इट कैन क्रिएट अ डेटाबेस, ये डेटाबेस तैयार कर सकता है और जितने भी रिसोर्स है इंडिया में उसको वहां पे दिखा सकता है। एट इट्स बेस्ट इट कैन डू सो मच मोर, और भी बहुत ज्यादा कुछ ये कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया जाता है कि जैसे कि कोई डेरेलेक्ट सिनेमा पड़ा हुआ जो यूज में नहीं है, उसको रिनोवेट किया जा सकता है, उसको ऑडिटोरियम में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी टाउन में जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है। तो जो सिनेमा ऐसे ही पुराना पड़ा हुआ है उसको रिनोवेट करके ऑडिटोरियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बता रहा है कि मैपिंग ये कर सकता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि डिक्लाइनिंग क्राफ्ट विलेज है, जिस विलेज में क्राफ्ट और आर्ट बहुत फेमस था वो अगर डिक्लाइन कर रहा है तो वहां पे एक टूरिज्म हब बना सकते हैं उसको। जैसे कि अगर देखा जा रहा है कि मतलब यूरोपियन कैपिटल्स ऑफ कल्चर प्रोग्राम जो है ग्लासगो में, यूरोपियन कैपिटल्स ऑफ कल्चर प्रोग्राम UCCP जो है ग्लासगो को पिक किया। ये एक सिटी है जिसमें कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। हाँ, प्रोग्राम बिल्ड किया गया, वहां पे रिनोवेट किया गया, इसकी कल्चरल फैसिलिटीज को बढ़ाया गया और वहां पे एक गार्डन फेस्टिवल क्रिएट किया गया, म्यूजियम क्रिएट किया गया। और बोला जा रहा है कि आज के डेट पे ग्लासगो जो है अमंग द हाईएस्ट पर कैपिटा कल्चर बजट इन ब्रिटेन में कल्चर बजट जो है हाईएस्ट है आज के डेट पे ब्रिटेन में, ग्लासगो का। द मिशन डॉक्यूमेंट इसमें देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटी जो है वो एंडलेस है, बट व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी स्टडी दिस प्रोजेक्ट्स मिशन डॉक्यूमेंट। बोला जा रहा है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लैट्यूडिनस rambling it finally states that it will identify, collect and record cultural assets। मतलब ये करने वाला क्या था, मैपिंग ये आइडेंटिफाई करता, कलेक्ट करता और रिकॉर्ड करता जो भी कल्चरल एसेट्स है और रिसोर्सेस हमारे कंट्री में। इट कोरिलेट्स दिस टू प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग। इसमें क्या है, ये मेंशन करता है एक पोर्टल को जहाँ पे सारा डेटाबेस लिस्टेड रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड रहेगा, स्पेस लिस्टेड रहेगा, फैसिलिटी जो भी है लिस्टेड रहेगा, फेस्टिवल्स और इवेंट्स जो भी है लिस्टेड रहेगा। और ये डेटाबेस जो यूज किया जाएगा कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और एमेलियोरेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्प करेगा जो भी आर्टिस्ट हैं। इसके बियॉन्ड अगर देखें तो इट डिसेंड्स इनटू लाला लैंड, मतलब ये इसका कोई मतलब फ्रूट निकला ही नहीं, बस ये बातों बातों में ही रहेगी, हवा में ही रहेगा। चाइल्ड थॉट एनालिसिस to expecting arts to curb anti-social elements, trooping artists into the Swachh Bharat and Namami Gange schemes, the plan मतलब ये बस बात करते रहेंगे कि उसको इससे मतलब जोड़ेगा स्वच्छ भारत से और नमामि गंगे स्कीम से, लेकिन ये मतलब सपना ही रह गया, ये बातों में ही रह गया, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं आया। बोला जा रहा है कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान जो है एक कल्चरल अवेयरनेस अभियान है
जो कि एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है। वहाँ पे बोला गया कि ये देयर इज अ प्रोजेक्ट विद द इनडेसिफरेबल टाइटल डिजाइन फॉर डिजायर एंड ड्रीम, देयर इज अ हॉलो jargon such as create holistic thinking in artists to make them job creators rather than job seekers। ये बोला रहा है कि हॉलो है, इसमें कोई जान नहीं है और ये एक सिर्फ बोल बाला वाला मतलब टाइटल है कि क्रिएट होलिस्टिक थिंकिंग इन आर्टिस्ट, और उनको जॉब सीकर ना बना के मतलब जॉब क्रिएटर बनाए। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, मतलब ऐसा बोला जा रहा है आर्टिकल में। हाँ, उसके बाद बोला जा रहा है कि वाई शुड अ मैपिंग एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशंस और ट्रेन टीचर्स, इस जॉब इज मेनली टू रिकॉर्ड एंड कोलेट एंड एज ऑलवेज दिस गवर्नमेंट डिस्प्लेज ऑब्सेशन। बोला जा रहा है कि हमेशा की तरह इस गवर्नमेंट का एक ऑब्सेशन है कि ये प्रॉपर सर्वेलेंस एंड कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए इसने दूसरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड को प्रपोज किया हर एक आर्टिस्ट के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, स्कीम को फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि वेयर डज हैंड होल्डिंग स्टॉप एंड मिडलिंग बिगिन, वहां पे हैंड होल्डिंग स्टॉप हो जाता है, मतलब काम वहां पे रुक जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मतलब इवन दिस ब्लूप्रिंट कैन हेल्प अनरावल दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बजटरी। अभी जो भी ये मुद्दा है ये अनरावल कर सकता है, खुलासा कर सकता है जो भी कंसर्न है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, बजटरी चैलेंज जो भी है, इसका जो अब्सर्डिटीज है, इररिलेवेंसीज हैं, और इसको मतलब रिमूव किया जा सकता है। फोकस केप्ट ऑन डीपर सर्वे होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चरल बेस के डाइवर्सिटी का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सर्वे करने के बाद। विदाउट कास्ट कम्युनल एंड रीजनल हायरार्की, वहाँ पे कास्ट कम्युनल एंड रीजनल हायरार्की का कोई बात नहीं आना चाहिए। टू बी अ कल्चरल लीडर ऑफिशियल इंडिया मस्ट लुक एट इट्स ओन फेस। मतलब कल्चरल लीडर बनने के लिए ऑफिशियल जो इंडिया है उसको क्लियरर मिरर में, साफ सुथरे आईने में खुद का फेस देख लेना चाहिए। ये एडिटोरियल खत्म हो गया। अब हम दूसरे एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लास्ट एडिटोरियल है आज का, जिसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि द एंड ऑफ रोड फॉर इंडिया जीएसटी। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम बोला जा रहा है कि एरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट वर्दीनेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रवीण चक्रवर्ती इन्होंने लिखा है ये एडिटोरियल। बोला जा रहा है कि 43वां मीटिंग जो होने वाला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का, ये 28 मई को होने वाला है, जिसमें 31 रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला करके, ठीक है, वो अटेंड करने वाले हैं मीटिंग को। जिसमें कि 16 जो है दे बिलोंग टू 16 डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो 31 रिप्रेजेंटेटिव्स में से 17 जो है रूलिंग बीजेपी से है और उसके अलायंस से है, और बाकी जो है नॉन बीजेपी ग्रुप से है। तो बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं, जो अलायंस हैं, वहाँ पे उसकी वजह से इकोनॉमी और इनडायरेक्ट टैक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और लेकिन इंडिया जो है आज के डेट पे इंडिया में पॉलिटी और इकोनॉमी अलग अलग नहीं है। इकोनॉमी की पॉलिटिकल बोला जा रहा है, इकोनॉमी पॉलिटी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मगर स्टेट जो हैवीली डिपेंडेंट है जीएसटी कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि ये नियरली हाफ जो टैक्स रेवेन्यू है मतलब उसका जीएसटी से आता है। जीएसटी काउंसिल को मैंडेट दिया गया था कि हर क्वार्टर में इसको मतलब मिलना है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना है, एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में एक बार कम से कम मिलना है। लेकिन ये 2 क्वार्टर से इसका कोई मीटिंग नहीं हुआ था। उसके बाद जो नॉन बीजेपी मेंबर्स थे, ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने कंसर्न जाहिर किया और फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत बार गुजारिश किया कि जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने इसको जरूरी नहीं समझा, और इवन द नीड फॉर मीटिंग टू डिटरमाइन टैक्स रेवेन्यूज फॉर स्टेट्स पॉलिटिकल डिसीजन। ये टैक्स रेवेन्यू स्टेट के लिए डिटरमाइन करना आज के डेट में पॉलिटिकल डिसीजन बन गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल अटेंड करने वाली है, जो कि इसलिए करने वाले, इसका बैकड्रॉप ये है कि वहाँ पे सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है वहाँ के मिनिस्टर्स को जेल में डालने के लिए, इनकार्सरेट करने के लिए। इलेक्शन विक्ट्री के बाद केरला भी अटेंड करेगा। केरला का कंसर्न ये है कि वहाँ पे
इसका जो प्रेडेसेसर था उसने कंप्यूटरली कंप्लेन किया था कि सेंटर जो है उस अपने प्रॉमिस पे नहीं रहेगा और जीएसटी कंपनसेशन जो कि गारंटेड था वो नहीं देगा केरला को, इसलिए केरला वो अटेंड करेगा। छत्तीसगढ़ का कंसर्न ये है कि ये सडन लॉकडाउन जो इम्पोज किया गया और स्ट्रिंजेंट पॉलिसी कंडीशन जो लाया गया एक्स्ट्रा बोरोइंग के लिए स्टेट के लिए, उसके लिए अटेंड करने वाला है, उसको डिस्कस करने के लिए। महाराष्ट्र का कंसर्न ये है कि ये बोल रहा है कि फीलिंग बिट्रायल, मतलब इसको चीट किया गया है ऐसा ये फील कर रहा है, हाँ। और स्टेट को फोर्स किया गया है कि मच हायर प्राइस में कोविड-19 वैक्सीन को परचेज किया जाए। पंजाब का कंसर्न ये है कि यूनिलैटरली जो फार्म लॉज को पास किया गया है जिससे किसान पे डीपली इम्पैक्ट पड़ा है, वो अफेक्ट हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है पंजाब को। राजस्थान का कंसर्न ये है कि मतलब स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, सडन लॉकडाउन जो लगाया गया जिससे मतलब मिलियंस माइग्रेंट वर्कर्स जो है राजस्थान के, उनको मतलब गड्ढे में धकेल दिया गया, डिस्ट्रेस में धकेल दिया गया, ये डिस्कस करने वाले हैं। तमिलनाडु का कंसर्न ये है कि इनको फील हो रहा है कि सेंटर ने इनके साथ चीट किया है, क्योंकि ये जो सेस जो लगाते हैं इसका कोई रोल नहीं है, ये स्टेट के साथ शेयर नहीं करते, ये डिस्कस करने वाला है तमिलनाडु। दिल्ली का कंसर्न ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास किया है जिसमें इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट का जो पावर था, गवर्नेंस पावर, उसको रिड्यूस किया गया है और इस तरह का एंडलेस लिस्ट है। बोला जा रहा है कि दीज आर नॉट एक्ट्स इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो भी ये एक्ट हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को वायलेट करता है, ठीक है। और ये जो कैची फ्रेज यूज किया जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में पॉलिटिकल डिक्शनरी में जीएसटी की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए। और बोल रहा है सैडली बहुत ही दुखद है कि जैसे कि और भी फ्रेज हैं जैसे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जितना कम लोग रहेगा गवर्नमेंट में उतना ही अच्छा गवर्नेंस होगा, और मेक इन इंडिया, ये सारे कैची फ्रेज थे। वैसे ही ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक कैची फ्रेज रह गया जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ और ये हॉलो है। बोला जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ही लार्जर मीनिंग है बियॉन्ड फिस्कल फेडरलिज्म। इसका मीनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस फेडरलिज्म भी है। सेंटर और स्टेट्स के बीच अब ट्रस्ट गेम की बात किया जा रहा है कि मतलब बोला जा रहा है कि बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट जो हैं जैसे कि नोबेल लॉरिएट डैनियल कहनेमन, उनको कोट किया गया है। इसमें बोला जाए कि उन्होंने आर्टिकुलेट किया है कि क्रिटिकल रोल जो है of the twin attributes of trust and trustworthiness among heterogeneous participants in the economy. इकोनॉमी में heterogeneous जो participants हैं, different participants हैं, representatives हैं, यहाँ जो critical role है वो है trust and trustworthiness का। उनके बीच में भी trust नहीं है, trust deficit है। ये बोला जा रहा है टूल कॉल ट्रस्ट गेम, इसका भी वहाँ पे ट्रस्ट गेम चल रहा है क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रेजेडी ये बोला जा रहा है कि मतलब जो जीएसटी काउंसिल है वो मतलब एफ्लिक्टेड विद स्पाइट फोर्स टू फंक्शन अंडर द प्रिवेलिंग क्लाउड ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स। हम मतलब ठीक तरीके से स्टेट को उनका शेयर नहीं दिया गया, साथ ही अभी इसकी मीटिंग को कन्वीन नहीं कराया जा रहा था, 2 क्वार्टर से इसका मीटिंग नहीं हो रहा था। ये बोला जा रहा है 17 मेंबर जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब बीजेपी का और 14 मेंबर जो है नॉन बीजेपी डिस्पेंसेशन का जीएसटी काउंसिल में। जो दोनों जो है ग्रुप रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एज, ठीक है। नॉन बीजेपी ग्रुप जो है वो 14 मेंबर वाला वो 60% ओवरऑल इंडिया का रेवेन्यू जीएसटी रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है और 63% टोटल इंडिया का जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन जो था उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है जीएसटी को। 1 मिनट, 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ये यहाँ पे देखो, रिपोर्ट फॉर्मली एक्नॉलेज दैट जीएसटी हैज बीन इकोनॉमिक फेलियर, मतलब ये जीएसटी इकोनॉमिकली फेलियर है और इसको जो डिलीवर करना था, इसका जो प्रॉमिस था वो डिलीवर नहीं किया है। टेक्नोक्रेट्स बोल रहे हैं कि मतलब ये एक पेनेंसिया, ऐसा सपोज किया गया था कि पेनेंसिया आने वाला है जो हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जिसका जो कि मतलब इकोनॉमी का गला घोट रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोला गया था कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को
इम्प्रूव करेगा, टैक्स बुएंसी को इम्प्रूव करेगा, कलेक्शंस को इम्प्रूव करेगा, मतलब ऑगमेंट करेगा, जीडीपी को बूस्ट करेगा और ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर इसको देखा जाए, इसके लॉन्च से लेकर के कोविड-19 के पहले तक जीएसटी कंप्लीटली फेल हो चुका है अपने प्रॉमिस पे, ये 15th फाइनेंस कमीशन बोल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन एनके सिंह था। आप जाके इसके बारे में भी देख लेना गूगल पे सर्च करके। अब जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है जीएसटी, इकोनॉमिस्ट एंड कमेंटेटर्स पॉइंट कर रहे हैं कि ये इसमें जो मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर्स है और हाई टैक्स स्लैब्स जो है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है टैक्स फाइल करने में, ये इसका मेन प्रॉब्लम है इन इंडियाज अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियाज जीएसटी। उसके बाद बोला जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में इसका जो मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ट्रस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस का कमी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। टेक्निकल फिक्सेस इसका यही है कि सिंप्लीफाई करो जीएसटी रेट्स को, टैक्स फाइलिंग को, सिस्टम को सिंप्लीफाई करो। जीएसटी को रिस्टोर करने के लिए इनिशियल प्रॉमिस को रिस्टोर करने के लिए, और जो भी पेन है वहां पे बॉम्ब को अप्लाई करने के लिए, इंजुरी जहां पे जो भी है उसको सर्जरी करने के लिए। मतलब ये हो रहा है कि मतलब इसका प्रॉब्लम जो है इसका सही तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन निकाला जाए। बोला जा रहा है कि स्टेट ने इसके लिए बहुत ही हैवी प्राइस पे किया है जीएसटी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने फिस्कल ऑटोनॉमी को लूज किया है, जो कि उनको प्रॉमिस किया गया था कि इकोनॉमिक गेन्स होगा उनका, वो इनविजिबल है। इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो भी रप्चर हो चुका है, और अभी जो पॉलिटिकल माहौल बनाया वो हेट रिडन है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, जो कि इंडिया को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है, जिससे काम बिल्कुल मतलब ठप सा हो गया है। जीएसटी जो इतने टाइम तक टिका रहा, ये इस वजह से टिका रहा है क्योंकि स्टेट को गारंटी दिया गया था कि हर साल 14% उनके टैक्स रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट होगा, इंक्रीज होगा, जिससे वजह से रिस्क जो फैक्टर था वो रिड्यूस हो गया था इसको इम्प्लीमेंट करने में। और अगर वहां पे लॉस ऑफ फिस्कल सोवरेनिटी, मतलब स्टेट का लॉस ऑफ फिस्कल सोवरेनिटी जो था उनके हाथ में, वो लॉस हो चुका है। हाँ, और जो उनको गारंटी दिया गया था कि उनको रेवेन्यू दिया जाएगा जुलाई 2022 तक, शेयर दिया जाएगा, वो खत्म होने वाला है 1 साल के बाद। इट कैन लीड टू अ क्रम्बलिंग ऑफ द प्रिकेरियस एडिफिस ऑन द जीएसटी स्टैंड्स टुडे। तो बोला जाए कि जिस भवन पे मतलब जीएसटी को बिठाया गया है वो भी क्रम्बलिंग, मतलब वो टूटने बिखरने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। और स्टेट के पास जहाँ कोई टैक्सेशन पावर नहीं है, जीएसटी रेवेन्यू अनसर्टेन है, और सपोज इकोनॉमिक बेनिफिट उनको मिलने वाला नहीं है, बस एक सपना ही रह गया है, हिपोक्रेसी रह गया बस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो स्टेट के पास ऐसा क्या इंसेंटिव रह गया है कि जीएसटी रिजीम को वो कंटिन्यू करे। जब प्राइम मिनिस्टर जी ने ड्रैकोनियन लॉकडाउन इम्पोज किया था हैम स्टेट मैनर में, किसी से कंसल्ट नहीं किया था, और जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह है तो इस पे बहुत मतलब ड्यूटी लगा दिया था इन्होंने। पेंडेमिक के देखते हुए भी इनको जल्दी से जल्दी मतलब अर्लियर ही इस पे मतलब टैक्स को हटाना चाहिए, लेकिन हटाया नहीं। तो स्टेट को अब कोई मोटिवेशन नहीं दिखता कि कॉपरेट करे इसके साथ। उसके बाद टेक्नोक्रेटिक चीयर लीडर्स जो भी हैं वो उन्होंने भी बोला है कि जीएसटी फेल हो चुका है बुरी तरीके से, और यहाँ पे जरूरत है स्ट्राइकिंग बैलेंस का। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए एक स्ट्राइकिंग बैलेंस बहुत जरूरत है इसका। उसके बाद कैपेसिटी बोला जा रहा है, जिस कपड़े पे जीएसटी को डिजाइन किया गया था, पेंट किया गया था ट्रस्ट के स्टिच के साथ, मतलब धागा जो था ट्रस्ट था उससे इसको सिला गया था और पेंट किया गया था वाइब्रेंट इकोनॉमिक कलर्स के साथ। तो फैब्रिक जो अब था, जो कपड़ा था जिसपे पेंट किया गया था वो फट गया है, कलर्स मिट गया है, और थ्रेड जो है वो भी अब टूट गया है, जैसे कि ट्रस्ट। गारंटी रेवेन्यू द होल्स टुगेदर अबाउट अ स्नैप द इंडिया स्टैंड जीएसटी एक्सपेरिमेंट। बोला जा रहा है कि द एंड ऑफ इंडिया जीएसटी ग्रैंड जीएसटी एक्सपेरिमेंट सीम्स इनएविटेबल। ये खत्म होने वाला है, ये रुक नहीं सकता जब तक वहां पे कोई रेडिकल शिफ्ट नहीं होने वाला है इंडिया के फेडरल पॉलिटिक्स में। इसके लिए क्या करना है कि स्टेट को
मतलब गारंटी जो दिया गया था रेवेन्यू के लिए, वो उसको एक्सटेंड करना चाहिए अनदर 5 years के लिए। तो ये था हमारा टोटल आज का एडिटोरियल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसको लास्ट तक देखना। थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो अगेन, बाय बाय।